हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है बिहार एसएससी और दरोगा का जीके का सेट नंबर 2। और ये सेट नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 होगा। पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी उसमें हम सब इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हम सब पॉलिटी और ज्योग्राफी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम चैनल। वहाँ पे पेड कोर्स में आपको पीडीएफ की जानकारी दे दी गई है और वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर पाएंगे। चलिए, तो ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है कंपनी के शासन का। आई होप कि अगर थोड़ा बहुत भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो ये पॉलिटी का पहला चैप्टर है। 1773 से 1858 तक आज डिस्कस करने वाले हैं हम सब, जिसमें कंपनी का शासन के बारे में बात करेंगे। देखिए, जब अंग्रेज आए तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में आया। थोड़ा सा कहानी समझ लेंगे। 1600 ईस्वी में आने के साथ उन्होंने सबसे पहले जितने भी यूरोपीय शक्ति था उसको हराया और इसके अलावा मुगल साम्राज्य को कमजोर किया। और लास्ट में आप जानते होंगे कि रंगून में अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भेज दिया। तो मुगल का सत्ता भारत में समाप्त हो गया। इनको टक्कर देने के लिए डच और फ्रांसीसी आए। इन दोनों को उखाड़ फेंका अंग्रेज ने और अंग्रेज ने एक आधिकारिक तौर पर सत्ता हासिल कर ली भारत में। और जब सत्ता हासिल कर ली तो उसको चलाने के लिए कोई ना कोई रूल और रेगुलेशन लाया जाएगा। तो रूल और रेगुलेशन को ही बोलते हैं कंपनी का शासन, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, जो कि 1773 से 1858 तक चलता है। और उसके बाद चूंकि 1857 का विद्रोह हो जाता है तो ये कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है और फिर ये क्राउन का शासन हो जाता है, यानी डायरेक्ट ब्रिटिश संसद का अधिकार हो जाता है भारत के ऊपर। तो ये है पूरा कहानी। आज हम सब इस वाले वीडियो में 1773 से 1858 के बीच में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, बीएसएससी हो, आपका रेलवेज का एग्जाम हो या फिर दरोगा का एग्जाम हो, वहां से ये सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। इवन बीपीएससी में भी बन जाएंगे, इतना डीपली इसमें कवर कर दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो कंपनी का शासन का पहला एक्ट आया था 1773 में, जिसका नाम है 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें क्या क्या बात कही गई है, यही बात आपको याद रखना है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित और विनियमित करना था। ईस्ट इंडिया अब भारत में कैसे काम करेगी, तो ये बात 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कहा गया। भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। पहली बार कंपनी के राजनीतिक को प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दी गई, यानी कंपनी तो व्यापार करने आया था लेकिन अब ये राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य दोनों करेगा। बंगाल के गवर्नर को बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया और इनकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद बनाई गई। यानी बंगाल मुख्य रूप से अगर आप सोचे तो अंग्रेज जब आए थे तो बंगाल और बिहार पे मुख्य रूप से ध्यान था, तो इसलिए बंगाल के गवर्नर को बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया और इनकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी समिति बनाई गई। मतलब बंगाल के गवर्नर जनरल की हेल्प करने के लिए 4 सदस्य का एक कार्यकारी परिषद बनाया गया। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। ये क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार। तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। कोलकाता में इसी एक्ट के तहत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में जो है 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। और इस सुप्रीम कोर्ट की प्रथम जज जो बने थे वो थे एलिजा इम्पे और इनके साथ 3 अन्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति की गई थी। उनका नाम याद नहीं रखना है। याद रखेंगे कि 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और उसमें प्रथम जज किसको नियुक्त किया गया था? एलिजा इम्पे को। जितना पॉइंट है सारा याद रखना है आपको इसमें। उसके बाद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में यह भी प्रावधान किया गया कि निजी व्यापार करने या मूल निवासी से उपहार या रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कंपनी के लिए भारत में राजस्व, नागरिक और सैन्य मामले की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया। और बंबई और मद्रास जो प्रेसिडेंसी था, यानी बंबई का गवर्नर और मद्रास का जो गवर्नर था, उसको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। यानी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पे हो गया बंगाल का गवर्नर जनरल। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट जो प्रथम रेगुलेटिंग एक्ट था, प्रथम एक्ट था भारत पर शासन स्थापित करने के लिए, तो उसके अंतर्गत ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। दूसरा है 1781 ईस्वी का संशोधन अधिनियम, जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इस एक्ट को क्या बोला जाता है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोला जाता है। गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल द्वारा आधिकारिक क्षमता किए गए कार्यों के लिए सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से छूट दे दी गई। इसका मतलब यह था कि गवर्नर जनरल जो भी कार्य करेगा उसको सुप्रीम कोर्ट से कोई लेना देना नहीं रहेगा। वहां पे सुप्रीम कोर्ट जो है यानी उच्चतम न्यायालय वो कुछ भी फोर्स के तहत नहीं करवा सकती है गवर्नर जनरल से। उसके बाद दीवानी मामले और लगान वसूल से उत्पन्न होने वाले मामले को उच्चतम न्यायालय का अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया। इस प्रावधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय का कोलकाता के सभी निवासी पर अधिकार क्षेत्र होगा
और व्यक्तिगत कानून के अनुसार सुनवाई होगी। जो हिंदू होगा हिंदू पे हिंदू कानून लगेगा और मुसलमान पे मुस्लिम कानून लगेगा, ठीक है। उसके बाद प्रांतीय न्यायालय। प्रांतीय न्यायालय का मतलब ये होता है कि उच्चतम न्यायालय सबसे ऊपर हो गया, अभी उच्च न्यायालय आप बोल सकते हैं, और उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय होता है जिसको सिविल कोर्ट बोलते हैं। तो ज्यादातर चोरी या फिर ऐसा नॉर्मल सा मर्डर का घटना हो गया, फिर और भी जितना लोकल घटना होता है, चोरी डकैती रॉबरी, ये सब जितना भी घटना है वो प्रांत न्यायालय में नॉर्मली जाता है, यानी अधीनस्थ न्यायालय में आप जाते हैं। आप थोड़ी ये चोरी करके डायरेक्ट दिल्ली पहुंच जाते हैं उच्चतम न्यायालय में। तो उस टाइम क्या था, जो भी प्रांत न्यायालय था वहां पे जो अपील होगा तो उसका फैसला उच्चतम न्यायालय नहीं सुनाएगा, उसका फैसला गवर्नर जनरल के परिषद द्वारा सुनाया जाएगा। तो यहाँ पे पूरी तरीके से कानून को धज्जी उड़ाया गया है। मान लेते हैं कि कोई अंग्रेज अधिकारी जो है वो कुछ गलत किया तो उसका फैसला गवर्नर जनरल सुनाएगा, और गवर्नर जनरल खुद अंग्रेज है तो वो क्या फैसला सुनाएगा, आप ये बात समझ ही रहे हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है। तीसरा है 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट। 1784 में एक एक्ट आया जिसको बोलते हैं पीट्स इंडिया एक्ट। यहाँ पे कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को अलग अलग किया गया, यानी व्यापार कंपनी का अलग देखेगा अब लोग, और राजनीति अलग करेगा, मतलब प्रशासनिक वाला काम अलग करेगा। तो 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट में व्यापारिक और राजनीतिक दोनों को अलग अलग किया। द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना हुई, और यहाँ पे नियंत्रण बोर्ड और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ये दोनों लाया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को आप निदेशक बोर्ड बोल सकते हैं। तो नियंत्रण बोर्ड अब क्या करेगा, तो राजनीतिक क्रियाकलाप के प्रबंधन, भारत में नागरिक और संबंधी शासन, ब्रिटिश संपत्ति के लगान संबंधी कार्य को देखेगा, यानी ये मुख्य रूप से पॉलिटिकल इशू को देखेगा। जबकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है ये कंपनी के व्यापारिक कार्यों को देखेगा, यानी कंपनी द्वारा जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा व्यापार किया जाएगा उसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखेगा। जबकि नियंत्रण बोर्ड क्या करेगा, पॉलिटिकल क्रियाकलाप को देखेगा। भारत की कंपनी के क्षेत्र में को पहली बार भारत में ब्रिटिश संपत्ति कहा गया, यानी कंपनी का जितना भी क्षेत्र था, कंपनी द्वारा जितने भी क्षेत्र को कब्जाया गया था वो भारत में ब्रिटिश संपत्ति कहा जाने लगा इसी एक्ट के तहत। चलिए नेक्स्ट एक्ट के ऊपर हम सब बात करते हैं। 1786 का अधिनियम। इसमें दो बात याद रखेंगे आप सब। लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल और कमांडर इन नियुक्त किया गया, कमांडर इन चीफ जिसको बोल सकते हैं आप, और विशेष मामले में अपने परिषद के निर्णय को पलटने की शक्ति दी गई। मतलब कॉर्नवालिस के साथ मान लेते हैं 5 लोग बैठा है किसी निर्णय को लेने के लिए, उसमें 4 लोग कुछ भी बोल दे, अगर कॉर्नवालिस को वो पसंद नहीं आएगा तो वो निर्णय को पलट देगा। और ऐसा शक्ति आगे के अधिनियम में भी आगे के गवर्नर जनरल के लिए किया गया। जैसे 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो परिषद में शक्ति दी गई थी उसको भविष्य के सभी गवर्नर जनरल और प्रेसिडेंसी के गवर्नर तक बढ़ा दिया गया। याद रखेंगे, भविष्य के सभी गवर्नर जनरल और प्रेसिडेंसी के गवर्नर तक बढ़ा दिया गया। उसके बाद कंपनी के व्यापारिक अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इसमें निर्धारित किया गया कि अब से नियंत्रण बोर्ड के सदस्य और उसके कर्मचारी का वेतन का भुगतान भारतीय राजस्व से किया जाएगा, यानी जो अंग्रेज का नियंत्रण बोर्ड का सदस्य रहेगा और उसके तहत कर्मचारी जो काम करेगा उसका जो सैलरीज मिलेगा वो भारत के राजस्व से दिया जाएगा। ये 1793 के एक्ट के तहत किया गया। उसके बाद 1793 के बाद डायरेक्ट 1813 आएगा, क्योंकि 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, और बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे। भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। चीन और चाय को छोड़कर भारत से व्यापार करने की छूट सभी ब्रिटिश व्यापारियों को दे दी गई, याद रखना है। कंपनी के क्षेत्र पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता का दावा किया गया। आगे बढ़ते हैं। 1813 में और क्या क्या पॉइंट याद रखना है आपको। भारत में स्थानीय शासन को व्यक्तियों पर कर लगाने और उन्हें भुगतान न करने वाले को दंडित करने का अधिकार दिया गया, ठीक है। उसके बाद अगले 20 वर्ष के लिए फिर बढ़ा दिया है, मतलब 1813 से अब कितना वर्ष हो गया कंपनी का शासन, 1833 तक। उसके बाद नियंत्रण बोर्ड की शक्ति को बढ़ा दिया गया। ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति मिली। ईसाई मिशनरी का एक्चुअल में काम यह था कि भारत में आएगा, अपने धर्म का प्रचार करेगा, और ज्यादातर हिंदू या मुस्लिम धर्म को क्या करेगा, ईसाई धर्म में कन्वर्ट करने का सोचेगा, तो ये काम करता था। भारतीयों की शिक्षा पर हर साल 1 लाख रुपये का निवेश करेगी, याद रखेंगे। और कंपनी के प्रादेशिक राजस्व और व्यापारी लाभ को नियंत्रित किया गया, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो मतलब कमा रहा है पैसा, वो उसको नियंत्रित किया गया ब्रिटिश संसद के द्वारा, ये इतना याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। 1833 का चार्टर अधिनियम, इसमें क्या किया गया, तो भारत में केंद्रीकरण की दिशा में एक अंतिम कदम था। इसके पुनर्गठन ने इसे अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान किया। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशीकरण को वैध बना दिया गया।
ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक निकाय से एक प्रशासनिक इकाई बन गई। मतलब पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आई थी भारत में, लेकिन वो अब प्रशासन भी चलाएगी। ऐसा हो गया 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र को ब्रिटिश राजशाही, उनके उत्तराधिकारी और वारिसों के विश्वास के अधीन रखा गया। यानी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में जितने भी क्षेत्र कब्जाए गए थे उसको ब्रिटिश क्राउन के तहत रखा गया, ब्रिटिश संसद के तहत या ब्रिटिश राजशाही के तहत रखा गया। ठीक है। चीन के साथ व्यापार और चाय के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार रहा, बाकी समाप्त कर दिया गया। ठीक है। तो चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। 1813 में चीन और चाय के साथ एकाधिकार था ईस्ट इंडिया कंपनी का, लेकिन 1833 में चीन और चाय दोनों के साथ एकाधिकार खत्म हो गया। यानी अब कोई भी अंग्रेजी कंपनी आकर के व्यापार कर सकती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। गवर्नर जनरल की सरकार को भारत सरकार कहा गया और भारत परिषद कहा गया। बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, पहले बंगाल का गवर्नर था, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल बना और उसी बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां प्रदान की गई। इस प्रकार भारत के पहले गवर्नर जनरल बने लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत के गवर्नर जनरल के पास संपूर्ण ब्रिटिश भारत के संबंध में विधायी शक्ति थी। इस अधिनियम के तहत, मतलब ये जो 1833 का एक्ट चल रहा है, यहाँ पे जो भी कानून बनाया जाता था उसको एक्ट कहा गया और पहले कानून को क्या कहा जाता था? विनियम कहा जाता था। पहले कानून को विनियम कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। गवर्नर जनरल की काउंसिल के पास ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में किसी भी कानून को संशोधित करने, निरस्त करने या बदलने का अधिकार था। यानी जो भारत का गवर्नर जनरल था उसका काउंसिल में ये शक्ति दी गई थी कि ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र को किसी भी कानून से संशोधित करके निरस्त कर सकता है, बदल सकता है। सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सभी भारतीय कानून को संहिताबद्ध करने के लिए भारतीय विधि आयोग आया और 1834 ईस्वी में स्थापित की गई और प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे लॉर्ड मेकाले। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर देखिए, 1853 का चार्टर अधिनियम और ये 1857 के विद्रोह के पहले का चार्टर नियम है और ये ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अंतिम अधिनियम था। पहली गवर्नर जनरल की काउंसिल के विधायी और कार्यकारिणी कार्यों को अलग अलग कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 1853 के एक्ट का। गवर्नर जनरल की काउंसिल के विधायी और कार्यकारिणी कार्यों को अलग कर दिया गया। पहली बार भारतीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई। मतलब लोकल लोग को भी अब विधान परिषद में शामिल किया जाएगा। 6 सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान किया गया जिसे विधान पार्षद कहा गया। परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 12 थी। परिषद की विधायी शाखा मिनी संसद के रूप में कार्य करती थी। सिविल सेवकों के चयन और भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली की शुरुआत की गई। 1854 में भारतीय सिविल सेवा मेकाले समिति की नियुक्ति की गई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। विधि सदस्य को मतदान के अधिकार के साथ पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया गया। तो यह था कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक। याद रखेंगे 1857 का जो क्रांति होता है उसके बाद कंपनी का शासन हट जाता है और 1858 में जो एक्ट आता है वो क्राउन, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत यानी महारानी के अंतर्गत उसके बाद एक्ट चालू होता है। ब्रिटिश संसद का मुख्यतः अधिकार हो जाता है और वो चलता है 1947 के एक्ट तक। चलिए वो हम सब नेक्स्ट वाले क्लास में करेंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। अब हम सब ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं और ज्योग्राफी में ब्रह्मांड चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसको कंटिन्यू करते हैं आगे। तो ज्योग्राफी में हम सब ब्रह्मांड चैप्टर पढ़ रहे थे। 11 क्वेश्चन तक ऑलरेडी देख चुके थे। चलिए 12 से देखते हैं। तारों में पाई जाने वाली गैसें का वर्णन करें। तो तारा में मुख्यतः हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य तत्व 2.5% होता है। 13 निहारिका क्या होता है? तो आकाशगंगा में यानी मिल्की वे में स्थित निहारिका धूल और गैस का मेघ होता है। 14 मंदाकिनी क्या है? तो मंदाकिनी पूछ सकता है। तो हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी यानी दुग्ध मेखला यानी मिल्की वे की आकृति सर्पिकाल है। यानी हम सबका जो मंदाकिनी है वो सर्पिकार आकार का है और आकाशगंगा का एक चक्कर लगभग 2250 लाखों वर्षों में लगाता है। 15 नंबर है देवयानी क्या है? ये सारा टर्म्स याद रखेंगे आप सब। तो देवयानी क्या होता है इसको हम सब देखते हैं। तो हमारी आकाशगंगा का निकटवर्ती पड़ोसी आकाशगंगा देवयानी है जो 20 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। 16 है ब्रह्मांड में पाए जाने वाले सबसे नया आकाशगंगा का नाम बताइए। तो इसको ड्वार्फ आकाशगंगा बोलते हैं। 17 बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझेंगे। कृष्ण वीवर यानी ब्लैक होल क्या है? तो जब किसी तारे का अंत होता है तो उसका भार सूर्य के भार से 3 गुना अधिक हो जाता है और यह सघन हो जाता है। ठीक है, डेंस हो जाता है। यह इतना सघन हो जाता है कि प्रकाश भी इससे गुरुत्व से नहीं निकल पाता है। इस प्रकार यह अंध क्षेत्र हो जाता है और इसको देखा नहीं जा सकता, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ब्लैक होल या कृष्ण वीवर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, 18वां प्रश्न।
तारों का जीवन चक्र के बारे में बताइए। तो तारों के विकास क्रम में प्रथम अवस्था को बोलते हैं प्रोटोस्टार। क्या होता है? प्रोटोस्टार। सूरज के आकार का तारा इस अवस्था में 10 बिलियन तक रहता है, 10 बिलियन वर्ष तक रहता है। हाइड्रोजन नष्ट होने लगता है और तारा मृत्यु की ओर अग्रसर होने लगता है। जैसे जैसे हाइड्रोजन कम होगा, तारा का ताप कम होते रहेगा और वो एकाएक विलीन हो जाएगा। किसी तारे का जीवन उसके आकार पर निर्भर करता है। तारा जितना बड़ा होगा उसका जीवन उतना ही कम होगा। ठीक है। जब तारा वृद्धावस्था में और अग्रसर होता है, मतलब आगे बढ़ता है, तो वो भारी सतह पर फैलती है और वो ठंडा होता है, उसकी चमक कम होने लगती है, तो उसे रक्त या सुपर रक्त दानव कहते हैं। ठीक है, रक्त दानव या सुपर रक्त दानव कहते हैं, इसको याद रखना है। तो तारे के विकास क्रम में प्रथम अवस्था प्रोटोस्टार है, और जब तारा का ताप कम होगा यानी उसमें हाइड्रोजन कम होते जाएगा, और हाइड्रोजन कम होगा तो तारा का जीवन काल धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। जब वो आखिरी टर्म में रहेगा, मतलब मृत्यु के आखिरी टर्म में, तो वो रेड कलर दिखता है उसमें, इसलिए उसको रक्त दानव या सुपर रक्त दानव कहते हैं, इसको याद रखना है। बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की ओर। तो 19वां प्रश्न है, रक्त दानव अवस्था के बाद तारा नोवा या सुपरनोवा विस्फोट के बाद तारा अपने आकार के अनुरूप मृत्यु की 3 दिशा कृष्ण वामन, न्यूट्रॉन स्टार या कृष्ण वीवर को एक प्राप्त करेगा और मृत हो जाता है। मतलब तारा 3 प्रकार से मृत हो सकता है, उन तीनों का वर्णन आपको करना है। तो सबसे पहले हम सब कृष्ण वामन समझते हैं। तो रक्त दानव अवस्था में मैं आपको बताया, जब हाइड्रोजन कम हो जाएगा तारा का, तो वो उसका लालिमा कम हो जाएगा। लालिमा कम हो जाएगा तो क्या होगा, वो रेड कलर का लास्ट में दिखेगा और वो उसका लगभग अब मृत अवस्था है, तो उसी को हम सब क्या बोलते हैं, तो रक्त दानव बोलते हैं। तो रक्त दानव अवस्था या नोवा विस्फोट के बाद यदि अवशेष सोलर मास के 1.44 गुना की सीमा के अंदर होता है तो तारा श्वेत वामन बनेगा। अंत में यह कृष्ण वामन के रूप में मृत्यु का अंतिम व्यवस्था प्राप्त करेगा। यानी सोलर मास 1.44 गुना की सीमा के अंदर होगा तो वो कृष्ण वामन के रूप में मर जाएगा। दूसरा है न्यूट्रॉन तारा। इसमें सुपर रक्त दानव अवस्था के बाद 1.44 सोलर मास से अगर 3 सोलर मास के बीच रहेगा तो इसको न्यूट्रॉन तारा बोलते हैं, और कृष्ण वीमर उसको बोलेंगे जिसमें 3 सोलर मास से अधिक द्रव्यमान से अधिक अवशेष प्राप्त होता है। यानी 1.44 सोलर मास से नीचे रहेगा तो कृष्ण वामन, 1.44 सोलर मास से 3 सोलर मास के बीच में तारा रहेगा तो न्यूट्रॉन तारा, और 3 मास सोलर मास से अधिक रहेगा तो उसको कृष्ण वीवर बोलेंगे, और तीनों में तारा मृत घोषित होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा आपका 20वां, 20 नंबर क्वेश्चन। चंद्रशेखर सीमा का मान बताइए। तो भारतीय वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने 1930 में सोलर मास की सीमा निश्चित की। उन्होंने बोला कि 1.44 सोलर मास की चंद्रशेखर सीमा नोवा या सुपरनोवा विस्फोट के बाद अवशेष तारे के द्रव्यमान में सुनिश्चित होता है। तो पूछ लेगा कि चंद्रशेखर सीमा का मान कितना होता है, तो 1.44 सोलर मास। 21 नंबर है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU के अनुसार आकाश में कुल कितने तारामंडल है। तो आकाश में टोटल 88 तारामंडल है, जिसमें से अधिकांश तारामंडल आप दक्षिण गोलार्ध से देख सकते हैं। तो ये था ज्योग्राफी का ब्रह्मांड चैप्टर। ब्रह्मांड में कुछ और बचा हुआ है टॉपिक, इसको हम सब खत्म करेंगे अगले सेट में, और वहां से फिर सौर मंडल शुरू करेंगे। तो सूर्य के बारे में भी हम सब पढ़ेंगे, और सूर्य भी एक तारा है तो उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज साइंस का वीडियो आएगा BSSC का सेट नंबर 3, उसके लिए आप सब तैयार रहेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, और इसका अगर आपको PDF चाहिए तो ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम चैनल, जो कि होगा लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, और वहां से आप PDF पा पाएंगे। पेड कोर्स के तहत आपको PDF दिया जाएगा। अभी ऑफर चल रहा है, अगर आप 50 बच्चे, पहले 50 बच्चे को मात्र कोर्स 251 में मिल रहा है, जिसमें बहुत सारे PDF आपको मिलेंगे, PDF टेस्ट मिलेंगे, तो आप सब अभी लाभ उठा सकते हैं। इसके बाद इसका प्राइस जो है 50 बच्चा पुरने के बाद प्राइस को बढ़ा दिया जाएगा, उसके बाद 399 आपको पे करना पड़ेगा। तो आप सब जल्दी से ले सकते हैं कोर्स को। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।